हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सवा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 57 है। इससे पहले 56 क्लासेस हम कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है ना। तो अगर हम सबसे पहले बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो आईएनसी की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में बॉम्बे में, ठीक है ना। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी आईएनसी की। फिर बात करें इसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे आईएनसी के। और ये कब बने थे आईएनसी के अध्यक्ष? तो ये बने थे 1887 मद्रास में, ठीक है ना। 1887 मद्रास अधिवेशन में ये आईएनसी के अध्यक्ष बनी थी। फिर बात करें अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद यह भी आईएनसी के अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। आईएनसी के अध्यक्ष बने थे और ये सबसे कम उम्र के आईएनसी अध्यक्ष थे, ठीक है ना। अबुल कलाम आज़ाद ये सबसे कम उम्र के आईएनसी अध्यक्ष थे। और ये कब बने थे? तो यह बने थे 1923 में दिल्ली स्पेशल सेशन में ये आईएनसी के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और 6 साल तक इनका कार्यकाल रहा, तो 1940 से 1945 तक, ठीक है ना। तो ये आईएनसी के अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आज़ाद। और यह सबसे कम उम्र के थे, तो इनकी उम्र क्या थी, आयु? तो इनकी आयु थी 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष की इनकी आयु थी जब यह आईएनसी के अध्यक्ष बने थे 1923 दिल्ली स्पेशल सेशन में, ठीक है। और अबुल कलाम आज़ाद यह, ठीक है, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इन्होंने साप्ताहिक पत्रिकाएं चलाईं, ठीक है ना। तो कौन सी पत्रिकाएं थी इनकी? तो ये थी अल हिलाल और अल बालाग, ठीक है। अल हिलाल और अल बालाग ये दो इनकी पत्रिकाएं थी अबुल कलाम आज़ाद की। फिर बात करें इनकी पुस्तक, तो इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो इनकी पुस्तक थी इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम ये इनकी पुस्तक थी अबुल कलाम आज़ाद की। और इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था कब? इन्हें मरणोपरांत, ठीक है ना। मरणोपरांत भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है ना, अबुल कलाम आज़ाद को। फिर बात करें हम यहाँ पे नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। तो नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर यह 1913 में कराची अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था, ठीक है ना। इन्होंने 1913 कराची में आईएनसी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने, ठीक है। फिर बात करें दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी यह आईएनसी के पहले पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है। पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और ये कब बने थे आईएनसी के अध्यक्ष? तो ये बने थे 1886 कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है ना। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। और यह 3 बार अध्यक्ष बने थे। कितनी बार? 3 बार यह अध्यक्ष बने थे। तो सबसे पहले तो 1886 कलकत्ता में, फिर दूसरी बार बने थे 1893 में लाहौर में, और फिर बने थे 1906 कलकत्ता में, ठीक है। 1906 कलकत्ता में ये 3 बार अध्यक्ष बने थे, ठीक है। फिर बात करें और इनके बारे में, तो दादा भाई नौरोजी को
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, और इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक थी, दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ये हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट है 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व यह किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, इन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो अब हम यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, और इन्हें बापू राष्ट्रपिता, साबरमती का संत, अर्ध नग्न फ़कीर, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है ना, महात्मा गांधी को इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, फिर बात करें महात्मा गांधी के आंदोलन, तो कौन कौन से आंदोलन थे? तो आंदोलन की बात करें तो इनके आंदोलन थे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, और रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन थे कुछ। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे इनकी पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक कौन कौन सी थी? तो ये थी हिंद स्वराज, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, मेरे सपनों का भारत। ठीक है, ये इनकी कुछ पुस्तक थी महात्मा गांधी की। और फिर बात करें इनकी पत्रिकाएं, महात्मा गांधी ने कौन कौन सी पत्रिकाएं चलवाई थी? ठीक है ना, पत्रिकाएं कौन कौन सी चलवाई थी? तो ये चलवाई थी इन्होंने नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये पत्रिकाएं महात्मा गांधी ने चलवाई थी। फिर महात्मा गांधी ये आईएनसी के अध्यक्ष भी बने। ठीक है ना, आईएनसी के अध्यक्ष ये कब बने थे? तो ये बने थे 1924 में बेलगांव सेशन में। ठीक है, ये आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। फिर अब हम बात करें यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की,
तो जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था। ठीक है, फिर बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को पुनः जीवित की। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज को इन्होंने पुनः जीवित किया और इन्होंने जय हिंद का, एक मिनट, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, जो कि आज एक राष्ट्रीय नारा बन गया है। ठीक है, फिर बात करें मोतीलाल नेहरू की, तो मोतीलाल नेहरू ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू के ये पिता थे और इन्होंने, और यह स्वराज पार्टी के पहले सचिव थे, पहले सचिव थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए, सो नेक्स्ट है, भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने की? तो भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा की स्थापना, कार्यक्रम की स्थापना किसने की? तो ये की थी डॉक्टर होमी भाभा ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर होमी भाभा। इन्होंने भारत के 3 चरण में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना की थी। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पे के कस्तूरी रंगन, तो के कस्तूरी रंगन ये भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, ये भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे के कस्तूरी रंगन। फिर बात करें विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। ठीक है ना, विक्रम साराभाई। फिर है एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम इन्हीं भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 पर हड़ताल करने के लिए कानूनी लड़ाई का नेतृत्व करने वाली प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन थी? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 पर हड़ताल करने के लिए कानूनी लड़ाई का नेतृत्व करने वाली प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन थी? तो ये हैं मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगे की जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाने लगा? तो कितनी मांगे इनकी सहमत हुई थी? तो ये हुई थी 11 मांगे। ठीक है ना, 11 मांगे इनकी सहमति हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। और उसके बाद ही लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी ने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और ये हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये की थी उन्होंने 1931 में। ठीक है ना, 1931 में इस पर हस्ताक्षर किए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले ये किए थे। चलिए नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी UNICEF, यूनिसेफ कंपनी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये एजेंसी बनाई गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। ठीक है ना, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। एक मिनट, हाँ ठीक है, सही है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? तो ये हुई थी अमेरिका, न्यूयॉर्क में। ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये इसकी स्थापना हुई थी। फिर बात करें यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, फिर IMF की स्थापना
तो ये भी हुई थी 1945 में वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है। फिर WHO, तो WHO की स्थापना 1948 में हुई थी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 अप्रैल। नेक्स्ट है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था मॉरिशस में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मॉरिशस। नेक्स्ट है, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था? तो 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण, तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1920 में। और इसे बंद करने का कारण क्या था? तो इसे बंद करने का कारण था उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इस कारण से असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा शहर है जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो ये है हैदराबाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। यह स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। बाकी कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के हिस्से हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अगस्त 2019 तक घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए कितनी हिमालयी चोटियां ट्रैकिंग के लिए खोली गई हैं? तो अगस्त 2019 तक घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए कितनी हिमालय चोटी ट्रैकिंग के लिए खुली हैं? तो ये खुली है 137। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 137। नेक्स्ट है, धनात्मक आवेश आयन को डैश कहा जाता है? तो धनात्मक आवेश आयन को कहा जाता है धनायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है? तो 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है? तो ये है नॉर्वे। राइट आंसर है ऑप्शन सी नॉर्वे। नेक्स्ट है, विवादास्पद डैश पर बीजिंग के विरोध के बाद भारत ने 2017 में पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया। तो विवादास्पद, तो ये है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पर। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में 31 अक्टूबर 2020 तक डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 31 अक्टूबर 2020 तक कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपरूपी रूप है? कार्बन का एक अपरूपी रूप इनमें से कौन सा है? तो ये है हीरा। ठीक है, हीरा ये कार्बन का एक अपरूपी रूप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की पहल नहीं है? तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की पहल नहीं है। इनमें से कौन सी एक पहल नहीं है? तो सबसे पहली देखते हैं, एफडीआई के प्रस्तावों को आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर मंजूरी देना अनिवार्य है।
ये सही है। राज्यों के सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, तो ये भी इसका हिस्सा है, पहल है, मतलब भारत सरकार की पहल है। और भारत सरकार ने राज्यों द्वारा चलाए जाने वाले उद्यमिता पाठ्यक्रम की घोषणा की, तो ये भारत सरकार की पहल नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया? तो कौन सी ग्रामीण आवास योजना है जिसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया है? तो यह है इंदिरा आवास योजना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 2015 में। ठीक है, 2015 में इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग तो ये है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया? तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो ये किया था 1974 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। और इस परमाणु बम का कोड क्या था? तो इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है ना, स्माइलिंग बुद्धा, ये इसका कोड था। ठीक है, नेक्स्ट है, 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश ने की थी? ये की थी कतर ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, कतर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर घटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर घटक नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेपर। तो पेपर ये कंप्यूटर घटक नहीं, बाकी मेमोरी, सीपीयू, एएलयू ये कंप्यूटर घटक है। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग ये किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की सुविधा क्या है? तो कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की सुविधा ये टेलनेट है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेलनेट। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।